हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी जीआईसी और आश्रम पद्धति के एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने यूपी पीजीटी जीआईसी और आश्रम पद्धति के एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 के एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 61 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो का डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर ने। मुगल काल के प्रशासन में नियंत्रण और संतुलन की नीति का प्रारंभ अकबर ने किया था। और अकबर की मनसबदारी व्यवस्था और राजपूतों से वैवाहिक संबंध आदि सभी कार्यों से अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत और दीर्घजीवी बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 63, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। यह इलबारी जनजाति का तुर्क था और ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह सिंहासन पर बैठा, लेकिन आराम शाह को युद्ध के युद्ध में पराजित कर इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। इल्तुतमिश एक दास था और दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी बन गया। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी और खलीफा ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र, सम्मान सूचक वस्त्र और नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि प्रदान की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 64, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भीष्म पर्व का। महाभारत में कुल 18 पर्व है और इसमें भीष्म पर्व का भाग श्रीमद् भगवद गीता है। और महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था, परंतु यह अंतिम रूप से 400 ईस्वी के आसपास पूर्ण हुआ और प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और तब इसे जय संहिता कहा जाता था। लेकिन बाद में इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और तब इसे सतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। फिर क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पटाभी सीतारमैया। बी पटाभी सीतारमैया भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और पत्रकार थे। इन्होंने दक्षिण भारत में स्वतंत्रता की अलख जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। और जब सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन में पटाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से पराजित हो गए, तब महात्मा गांधी ने उनकी हार को अपनी हार कहा था। और आज़ादी के बाद वे मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। ये एक लेखक के तौर पर भी जाने जाते थे और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने। भारत भारतीयों के लिए है, ये कथन दयानंद सरस्वती ने कहा था। और स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था और स्वामी पूर्णानंद ने 1848 में उन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया था।
और 1861 ईस्वी में मथुरा में इनकी भेंट अंधे स्वामी बिरजानंद से हुई थी और दयानंद इनके शिष्य बन गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को सबसे पहले 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 69, 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर यह बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया और प्रारंभ में यह अधिवेशन पुणे में होना था, किंतु प्लेग के फैलने की वजह से इसका स्थान बदलकर बम्बई कर दिया गया और इसकी अध्यक्षता वहां पर WC बनर्जी ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 70, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में चला था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे और भारत सरकार की सदस्या सरोजनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई थी और इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था और मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 71, मुगल काल में इजरा क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व कृषि की एक व्यवस्था। मुगल काल में इजरा राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी। फिर क्वेश्चन नंबर 72, लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1850 ईस्वी में। लेक्स लोकी अधिनियम 1845 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया और 1850 ईस्वी में इसे पारित कर दिया गया और इसका उद्देश्य हिंदू धर्मांतरितों को ईसाई धर्म में पैतृक संपत्ति का वारिस बनने का अधिकार प्रदान करना था और यह अधिनियम जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सतीश चंद्र ने। 1959 ईस्वी में सतीश चंद्र की पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट का प्रकाशन हुआ था और इसमें पहली बार मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का गंभीर अध्ययन करने का प्रयास किया गया और सतीश चंद्र के अनुसार औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में मुगल प्रशासक मनसबदार जागीरदार व्यवस्था को बनाए रखने में असफल सिद्ध हुए और जैसे ही यह व्यवस्था अव्यवस्थित होने लगी वैसे ही साम्राज्य का अंत हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 74, पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी में। पैन आर्यन एसोसिएशन भारत के 2 क्रांतिकारियों सैमुअल लुकास जोशी और मोहम्मद बरकतुल्लाह द्वारा सितंबर 1906 में अमेरिका में स्थापित सबसे पहला ज्ञात भारतीय राजनीतिक संघ था और इसे इंडियन होम रूल लीग की तर्ज पर न्यूयॉर्क में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य आयरलैंड में भी इसी तरह के आंदोलन का सूत्रपात करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 75, संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 ईस्वी में निकाला था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने 1821 ईस्वी में
संवाद कौमुदी नामक अखबार निकाला था। और राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और बंगाल में प्रारंभ हुआ सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन रॉय ने ही किया था। इन्हें आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हुइस्क प्रथम। हुइस्क ने बहुत से स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों का प्रचलन किया और हुइस्क के कुछ रजत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इसके ऊपर ईरानी वेशभूषा में राजा की आकृति बनी हुई है और हुइस्क के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की आकृतियां हैं। यूनानी एवं रोमन लिपि के लेखक के साथ रोमन वेशधारी देवी की भी आकृति इस पर अंकित है, जिस पर रोमा नाम लिखा हुआ है। और इसके सिक्कों पर यूनानी देवी देवताओं, पारसी देवताओं और भारतीय देवताओं के भी आकृति प्राप्त होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 77, 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सपरिषद गवर्नर जनरल और बम्बई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये जो कथन है वह सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्नत खान मस्जिद। जन्नत खान मस्जिद भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता है। और इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप करवाया था। और पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर को। महावीर को निग्रंथ भी कहा जाता था। और 30 वर्ष की अवस्था में ये घर त्याग कर तपस्या करने निकल पड़े थे। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जम्बिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे कैवलीन, जिन, अरहत और निग्रंथ कहलाए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 80, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्याय 8 में। हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट है, जो हर्ष का दरबारी कवि था। और ऐतिहासिक विषयों पर गद्य काव्य लिखने का यह प्रथम सफल प्रयास था। इसमें 8 उच्छ्वास है और प्रथम 3 में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है और शेष 5 में हर्षवर्धन का जीवन चरित लिखा है। और हर्षचरित के 8वें अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कारसोन दास मलजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के समकालीन कारसोन दास मूलजी महिला मुक्ति के लिए कार्य करने वाले अग्रणी भारतीय समाज सुधारकों में से एक थे। और भारतीय इतिहास में एक सुधारक के रूप में कारसोन दास का स्थान 1862 में महाराज परिवार मामले के कारण है, जिसने उन्हें एक सुधारक मार्टिन लूथर ऑफ द बनियन कास्ट की उपाधि प्रदान कराई। और इन्होंने एक अखबार समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्य किया। और 1855 में इन्होंने सत्य प्रकाश का संपादन किया, जिसमें इन्होंने विधवा विवाह का पुरजोर समर्थन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुई थी और दक्षिण में विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन का परिणाम था। जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक प्लेग से पीड़ित अपनी सेना सहित अकालग्रस्त उत्तर भारत वापस आया तो यह स्पष्ट हो गया था कि वह दूर दक्षिण पर नियंत्रण नहीं रख सकेगा और 1336 ईस्वी में हरिहर एवं उसके भाई बुक्का ने कृष्णा नदी के दक्षिण में एक हिंदू राज्य की स्थापना की, जिसका धीरे धीरे विजयनगर राज्य के रूप में विस्तार हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 83, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रायचूर दोआब। रायचूर दोआब विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच विवाद का विषय था। फिर क्वेश्चन नंबर 84, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में कौन पुर्तगाली नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी एक इटालवी यात्री था जो 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था और अपनी यात्रा के दौरान उसने विजयनगर शहर का वर्णन करते हुए लिखा है कि शहर का व्यास 70 मील है और इसकी दीवार पहाड़ तक गई है और इस नगर में 90,000 आदमी अस्त्र शस्त्र चलाने योग्य थे। उनके राजा भारत में अन्य राजाओं की तुलना में सर्वशक्तिमान थे और निकोलो कांटी ने ही दासों का विस्तृत वर्णन किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दीवाने बुयुतात। बादशाह अकबर ने वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए कई दीवानों की नियुक्ति की थी। इसमें पहला दीवान एक खालसा था जो साम्राज्य की खालसा भूमि का प्रबंध करता था। दूसरा दीवान तन था जो जागीरें एवं वेतन संबंधी कार्यों की देखरेख करता था और तीसरा था दीवान बयूतात जो विभिन्न कारखानों के आय व्यय का ब्यौरा रखता था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुलोतुंग प्रथम ने। कुलोतुंग प्रथम चोल वंश का पराक्रमी नरेश एवं महान प्रशासक था और कुलोतुंग ने चोल साम्राज्य के आंतरिक प्रशासन में अनेक सुधार किए, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार यह था कि उसने 2 बार भूमि का सर्वेक्षण करवाया और भिन्न भिन्न देशों के उपज के आधार पर कर निश्चित किए। उसने अनेक कष्टदायक करों को हटाया और इसने विदेशी राज्यों के साथ कूटनीतिक एवं राजनीतिक संबंध स्थापित किए और 1077 ईस्वी में इसने 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीनी शासक के राज्य दरबार में भेजा था। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्र को। रुद्र को अन्य देवताओं की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 88, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1815 में। बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन रॉय ने किया था और इसीलिए इन्हें नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता और नव प्रभात का तारा कहा जाता है। इन्होंने अरबी, फारसी और संस्कृत का अध्ययन किया और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया और 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया और 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
औरंगजेब ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 90, धम्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से। धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध बौद्ध धर्म से है। 29 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया और बुद्ध को बोध गया में निरंजन नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में दिया था और इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या आश्रम पद्धति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।